देखिए यही हमें समझ लेना, यही है कुल मिला के लिबरलिज्म, ठीक है ना। बाकी देखो एक एक पॉइंट पे इसके बहुत डायमेंशंस भी हैं, लेकिन इतने डायमेंशन से हम चीजों को समझ सकते हैं, बाकी ज्यादा इलेबरेट में जाना नहीं। तो जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं और पॉलिटी आपका जब ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है तो उसके डायमेंशंस पढ़ने होते हैं थिंकर्स के साथ, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट थिंकर आएंगे जैसे हाइक हुए, जेस मिल हुए, हॉब्स हुए, इनके बारे में देखेंगे। जेस मिल का प्रभाव जब भारत में अंग्रेज आए थे और चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे थे एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो उस समय भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। आइए यहां समझते हैं, सामंतवाद के विरोध में क्लासिकल लिबरलिज्म आया था, उदारवाद आया। ये आया तो इसमें हुआ क्या, ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को क्या मिला, ऑटोनॉमी मिला। व्यक्ति ही प्रधान है, कौन प्रधान है, व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर लिमिटेड गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक प्रकार का पुलिस स्टेट होता है। क्या होता है, पुलिस स्टेट। मतलब स्टेट का दो काम है, सेना हो और पुलिस हो, सुरक्षा का काम देखे और कानून कम से कम, केवल सुरक्षा का काम, कानून कम से कम, ठीक है। अच्छा एक चीज आप ये देखिएगा ध्यान से, ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल है तो बड़ा अच्छा, लेकिन ये ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल क्या कभी कभी समाज में विषमता पैदा करता है कि नहीं, पैदा करेगा, कैसे। मैं ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल हूं, मेरी मर्जी, 18 साल के बाद जहां चाहूं वहां जाऊं, माँ बाप की सेवा करूं कि ना करूं उनकी मर्जी, वो अपना देखें, मैं अपना देखूंगा। प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है मैं अपना ले लिया, वो अपना ले लिया, काम कर रहा हूं। बीमार हो आप अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूं। तो ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बहुत ध्यान से समझना चीजों को। देखो हम जब कोई किसी भी सभ्यता, किसी भी देश की चीजों को आंख मूंद कर जब फॉलो करते हैं तो हम वहां सोचते नहीं, हम एक ही तरफ सोचते हैं। तो यहाँ पे ये जो उदारवादी विचारधारा है, ये जैसे जैसे चलेगी तो ये जो प्रॉब्लम्स आएगी, तो प्रॉब्लम्स आएगी, उसी प्रॉब्लम्स को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए समाजवाद आएगा। यहाँ पे समाजवाद आ रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स बोल रहे हैं ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको मैं दूर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइवेट वर्क आ गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मालिक और मजदूर। मालिक और मजदूर में कॉन्ट्रैक्ट की बात कर दी गई। इस कॉन्ट्रैक्ट में सरकार नहीं होगी, क्योंकि सरकार दो ही काम करेगी, एक सेना और एक पुलिस। सरकार सुरक्षा देगी। सुरक्षा की जरूरत होती किसको है, गरीब लोगों को होती है या अमीर लोगों को होती है। सुरक्षा किसको चाहिए, अमीरों को चाहिए। गरीबों के पास तो वैसे ही पुलिस नहीं पहुंचती, फोन कर दो आधे घंटे देर से पहुंच रही, या पहुंची कि नहीं पहुंची, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब यहाँ कॉन्टेक्ट होगा मालिक और मजदूर में, और कॉन्टेक्ट किसके साथ होता है, क्या हम मजदूर और मालिक में कभी कॉन्टेक्ट होगा या स्थिति बहुत विषम होगी, समझना ध्यान से। मालिक और मजदूर में कांटेक्ट होगा या स्थिति बहुत विषम होगी, विषम होगी। कांटेक्ट बराबरी में होता है। आप सिंपल से चले जाइए, आपके यहाँ रिश्ते होते हैं, एक पक्ष बहुत बड़ा है और दूसरा पक्ष ये है, ये क्या बोलते हैं, घर भी दे दूंगा, गाड़ी भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, लड़की देखना है, बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा लड़की नहीं देखेंगे, सीधा बारात देखेंगे। या लड़का ऐसा है, ठीक है ना। तो होता क्या है, क्या यहाँ कांटेक्ट है कि स्थिति रास्ता वाली है, स्थिति क्या है, कांटेक्ट बराबरी में होता है। ऐसा नहीं है, लड़के के साथ भी है, लड़कियों के साथ भी है, समाज में चलता है। अब देखिएगा, तो कांटेक्ट बराबरी में होता है। यहाँ मजदूर है, मजदूर मालिक से कांटेक्ट क्या करेगा, प्राइवेट स्तर का काम है, आप कर पाओ तो ठीक, नहीं है दूसरे को रखेगा। तो जिसको कम से कम पे पाएगा उसको रखेगा, जिसको नहीं पाएगा
जो यहाँ ले रहा है 10,000, इसको 5 में मिल रहा है, 5 वाले को रखेगा, 10 वाले को हटाएगा और कोशिश करेगा कम से कम कर, डिमांड और सप्लाई का खेल। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों की कंडीशन यहां क्या होने लगेगी, बहुत खराब होने लगेगी। ध्यान रखिएगा। देखो इसके फायदे मैंने बता दिए, अब इसके नुकसान आपको ध्यान से समझना। मजदूरों की कंडीशन क्या होगी, बेकार होगी। और स्थिति, अब देखो यहां प्राइवेटाइजेशन और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने शहरों को जन्म दिया था। लोगों ने कहा कि शहरों में लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन शहरों में क्या सभी लोग खुश रहते हैं? शहर किसके लिए शहर है? शहर तो अमीरों के लिए ही शहर है, जो बहुत बड़े हैं उनके लिए शहर। जो गरीब है बेचारा एक कमरे में सिमटा हुआ है, उसका बच्चा खेल भी नहीं पाता। गंदगी इस स्तर की, आप टिकरी गांव में घूम के देख लीजिए, कॉलोनियों में ये तो थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं तो गंदगी इस स्तर की। एक दिन जाओगे तो 2 दिन तक आप सोचते रहेंगे मैं चला कहां गया था। ऐसा है कि नहीं? तो इसमें मजदूरों की कंडीशन खराब हो गई है। कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, बीमार हो जाए तो दवा कराने के लिए हॉस्पिटल भी तो यहाँ प्राइवेट होगा, पैसा देगा तो होगा। पैसे की स्थिति है ही नहीं। पैसा किसके पास है? मालिकों के पास है, बड़े लोगों के पास है। सरकार इंटरफेयर करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट। सुरक्षा भी है तो सुरक्षा किसकी की जा रही है? बड़े लोगों की। आज भी आप देखते होंगे पुलिस आती है, कितना भी स्तर, कितना भी चीजें चेंज हुई, पुलिस पक्ष किसका लेती है? जिसे वो ताकतवर देखती है। कभी पुलिस आज भी गरीब का पक्ष कहां लेती है? पुलिस डंडे से मारती है तो किसको मारती है? गरीबों को मारती है। किसी नेता को मार के देख ले, किसी पूंजीपति को मार के देख ले, नहीं मार पाती। तो इसका मतलब है कि लिमिटेड गवर्नमेंट ने किस स्तर पे विषमता पैदा की। बड़े लोग बड़े बनते चले गए और गरीब गरीब बनते चले गए। आड़ूवादी समाज, ये कैपिटलिस्ट है, पैसा अर्जित कर लिए, मेरे को समाज से कोई मतलब नहीं है, कोई सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जो भी लोग हैं इस स्तर पे, जो भी लोग हैं उन्हें क्या है कि केवल मैं, मतलब किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है कि भाई मैं क्या करूं। कोई गरीब है तो मैं क्या करूं, कोई नहीं पढ़ पा रहा तो मैं क्या करूं, कोई कमजोर है तो मैं क्या करूं, उसमें मेरी गलती नहीं। यहां से देखिए आरक्षण जैसी व्यवस्था जो आई है वो सामंतवाद से आई है। आरक्षण इसीलिए बहुत अच्छा तर्क है, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन अब उसके तरीके में थोड़े चेंज होने चाहिए। जैसे जनरल गरीब है, मान लीजिए मैं ही मतलब गरीब हूं, तो मेरे जो माता क्या, जो हमारे पिता हैं या पिता के जो पिता हैं, ये उनकी गलतियों का परिणाम है। लेकिन जो किसी निम्न कास्ट का, शेड्यूल कास्ट का, ST SC कास्ट का, वो अगर गरीब है तो उसको जनरल वर्ग के लोगों ने उसके अधिकारों को छीना है, इसलिए वो वहां पे गरीब था। दोनों चीजों में अंतर है और बहुत ध्यान से समझना होगा इस बात को। देखो ऐसा नहीं है कि आरक्षण मेरे को भी मिलता नहीं है, ठीक है ना? तो लेकिन इस बात को समझना होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये अणुवादी समाज जब यहाँ बन जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इसका मतलब जो बड़े हैं उनको अपने से काम है, गरीबों के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मालिक मजदूर, मालिक अपना काम कर रहा है, मजदूर की स्थिति कैसी भी हो, कितनी भी दयनीय हो, हम उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। इसी समय मार्क्स आते हैं। मार्क्स क्या कहेंगे? मार्क्स बोलेंगे नहीं, मेरे पास है इसका समाधान। समाजवादी विचारधारा आएगी तो समाजवादी विचारधारा बोलेगी नहीं, मेरे पास है इसका समाधान। उदारवादी लोग क्या होंगे? डरेंगे कि नहीं? डरेंगे। उदारवाद में खासियत देखिएगा, ये उदारवाद समाजवाद और मार्क्सवाद को यहां एक्सेप्ट कर रहा है, बस थ्योरी दूसरी है। और एक्सेप्ट ऐसा करेगा कि यहां मालिक और मजदूर में संघर्ष की स्थिति न बन रही। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आगे बढ़े, यहां आप ध्यान से समझिएगा।
लिबरलिज्म तो यहां था, यहां पॉजिटिव लिबरलिज्म आ रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव लिबरलिज्म का मतलब आप सुनते होंगे कभी कभी भेद या डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन दो प्रकार का होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। भेदभाव दो प्रकार के, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। समझ में ये क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे देखिए घर में हमारे घरों में मान लीजिए कोई किसी का भाई है या किसी की बहन है, सपोज डेट वो विकलांग है, मान लेना, ईश्वर ना करे कोई विकलांग हो, लेकिन मान लेना विकलांग है, तो घर के सदस्य उसको वरीयता देते हैं हर जगह की नहीं, ऐसे देखना, हर स्तर पे उसको क्या देते हैं, वरीयता देते हैं। संसाधनों के स्तर पर भी इसको क्या देते हैं, वरीयता देते हैं। सुविधाओं के स्तर पर भी इसको क्या देते हैं, वरीयता। लड़कियों को अगर आरक्षण दिया जाए 33% जॉब में, तो ये भेदभाव तो है, लड़के भी मेहनत कर रहे हैं, ये भी अपना मेहनत करें, ऐसा थोड़ी ये अपना घर में सोती रहे उनको आरक्षण भी दिया जाए, अच्छी बात है नहीं है। काम लड़के ज्यादा करते हैं कि लड़कियां करती हैं? लड़के बेचारे ज्यादा काम करते हैं, सुबह उठते हैं, दौड़ने जाते हैं, शाम को भी दौड़ने जाए, दिन भर अपना पढ़ रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, ये अपना घर में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, यही तो होता है, ऐसा है कि नहीं? सिर्फ शहर में तो ऐसा नहीं है, गांव में भी नहीं है। ये देखिए लड़कियां भी करती है फिजिकली की तरह सुबह शाम भागती हैं। मेरे कहने का मतलब ठीक है, एक फिजिकल की तैयारी करते हैं, लेकिन क्या हुआ, बात ये है नौकरियों में इनका रेशियो बहुत कम है। गांव में आप गांव के पुरुषों को एक तरफ खड़ा कर दो जिनके पास जॉब है, महिलाओं को एक तरफ खड़ा कर दो, आप देखोगे तो एक तरफ 90% और दूसरी तरफ 10% है कि नहीं, 10% भी शायद नहीं होगा, ऐसी स्थिति है। तो ये भेदभाव जो है, इसी भेदभाव को कम करना है। क्यों कम करेंगे? यहाँ पे मार्क्स बोल रहा है, मार्क्स यहां भी मालिक और मजदूर की बात कर रहा है। यहां इस डिस्क्रिमिनेशन को इसलिए कम करेंगे कि कोई विचारक आके ये भी बात करेगा, ठीक है। अब हमें यहां पे देखना है जो यहां पे, तो अब इसी चीज को मार्क्स यहां पे काम कर रहे हैं, जो नए विचारक आ रहे हैं वो मार्क्स को काउंटर करने के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव लिबरलिज्म लाएंगे और वेलफेयर स्टेट, इसे ध्यान से समझिएगा। मजदूरों का शोषण हुआ है, जो वृद्ध हैं उनके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, समाज का जो गरीब तबका है उसके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो सबका शोषण हुआ है। यहां ये बोला गया कि ये जो उदारवादी व्यवस्था है, दरअसल ये उदारवादी व्यवस्था किसके लिए बनाई गई है, पूंजीपतियों के लिए, और जो सरकार है किसकी सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार। मार्क्स ने कहा कि हम बता रहे हैं मजदूरों की सरकार होगी, मजदूर राज्य करेगा। लोगों ने कहा कैसे, तो वही बोले दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये डरेंगे कि नहीं? डरेंगे। तो अब क्या लाए, वेलफेयर स्टेट। अब स्टेट का काम क्या नहीं होगा, स्टेट का काम केवल ये नहीं होगा कि उसके पास पुलिस हो और वह संविधान का कम से कम प्रयोग कर सके, और साथ ही सेना हो, सेना पुलिस। अब इससे हट के सरकार किसका काम करेगी, वेलफेयर का। सरकार के कार्यों का लाभ जब जन जन तक पहुंचेगा तो सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं होगा, कोई भी विचार करें, ध्यान से देखिएगा, यही काम करेंगे। जैसे आज वर्तमान टाइम में आप देखिए, मोदी सबको शौचालय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? देखो, किसी पार्टी को अपना बेस अगर बढ़ाना है, मॉडर्न लिबरलिज्म, तो मोदी क्या करेंगे, जन जन तक शौचालय, स्वच्छ भारत, गांव में पहुंचा,
शौचालय से सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? पुरुषों को भी महिलाओं को? महिलाओं को लाभ होगा। तो अब यहाँ पे ये होगा कि नहीं नहीं, ये तो गरीबों की सरकार है। ऐसे ही मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेस यहीं पे आएगा। कितना? मिनिमम वेजेस। मिनिमम वर्किंग आवर कौन तय करेगा? राज्य। ऐसा नहीं है, अब कॉन्टेक्ट ऐसे नहीं होगा, सरकार कुछ चीजें यहाँ डिसाइड कर देंगी। जैसे आज है, कभी कभी केजरीवाल साहब आते हैं, कभी कभी सेंटर के स्तर पर कि किसी को इससे कम ना दिया जाए, काम इतना ही दिया जाए, मतलब वर्किंग आवर 8 घंटे 10 घंटे जो भी डिसाइड कर दिया जाता है। कौन? वेलफेयर। ट्रेन में जो चालू डिब्बा है किसके लिए है? गरीब के लिए। 100 रुपए 110 रुपए दो, बैठो जाओ। और अमीर व्यक्ति है तो हवाई जहाज से जाएगा, प्राइवेट संसाधन से जाएगा। पहले सब यही काम कर रहे थे, अब सरकार चलाएगी कि नहीं चलाएगी? प्राइवेट बैंकों में गरीबों का खाता खुलता था? नहीं खुलता था। सरकारी बैंक हैं, जनधन योजना सब लोग खोली। इंदिरा गांधी ने, देखो इंदिरा गांधी जो प्राइवेटाइजेशन कर रही हैं इसी का है। गरीबी का नारा, गरीबी हटाओ। इंग्लैंड के स्तर पे यहाँ पे बहुत काम हो रहा है। वेलफेयर के स्तर पे हम राशन भी देंगे आपको, खाइए, घर में बैठो। सरकार का यहाँ एकाधिकार होता जाएगा। क्या होगा? सरकार, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी बस, सरकारी ट्रेन, और इतना ही नहीं, सरकारी भोजन भी खिलाया जाएगा। खिलाया जाता है कि नहीं? आंगनबाड़ी में सरकार भोजन खिला रही है, दवा सरकार दे रही है, और क्या दे रही है? कुछ और दे रही है। महिलाओं को बस में फ्री में कौन घुमा रही है? सरकार। इससे ज्यादा क्या चाहिए? हैं? शादी के लिए दहेज भी कौन दे रहा है? सरकारी का 20,000 रुपए ये लोग जमा कर दो, शुरू से बढ़ता रहेगा। महिलाओं के लिए परेशान आपको नहीं होना है। और यही नहीं, वृद्धावस्था पेंशन कौन दे रही है? सरकार। पैदा हो रहे हैं तो सरकारी अस्पताल में पैदा हो रहे हैं कि नहीं? पैदा हो रहे हैं। और मर रहे हैं तो कोई नहीं आ रहा है तो कॉल करिए, तो 100 या 102 नंबर पे एम्बुलेंस आती है और वो ले जाती है, वो दाह संस्कार भी करती है। तो कौन करता है? सरकार। मतलब सरकार जन्म के समय हमें अपने साथ रख रही है, और मरने पर अगर कोई नहीं आ रहा है तो सरकार आके हमारा क्रियाक्रम भी कर रही है, दाह संस्कार भी कर रही है। घर वाले आए कि ना? कोरोना में आपने देखा? नहीं देखा था। तो यहां सरकार से विश्वास उठा था, मार्क्सवाद आया। मार्क्सवाद मालिक और मजदूर में संघर्ष की प्रेरणा दे रहा था। अगर संघर्ष हो जाता तब तो ये जाता, लेकिन उदारवादी लोग बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन के लोग बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। कहते हैं कि धोनी एक बार वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे, और क्रिकेट खेलते तो वहां की कोई लड़की, कोई खिलाड़ी थी, वो अपना बोर्ड लेके उसमें आई लव यू लिख के पीछे भाग रही। सोचिए, फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया में राज किए, और इंडिया वालों की स्थिति ऐसी हो मतलब उस प्रकार से वो देखते थे जैसे डीओजी डॉग। लेकिन गर्ल्स वहां की कितनी फ्लेक्सिबल है, मतलब गर्ल्स नहीं, सभी फ्लेक्सिबल है वहां पे। तो फ्लेक्सिबिलिटी, जिधर अपॉर्चुनिटी मिले उधर चले जाओ, ये है उदारवाद। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जिधर जाना पड़े जाइए, वही है उदारवाद। यहां देखो, तो वेलफेयर, हम अब पढ़ना है, पढ़ने के लिए जिसके पास अच्छा पैसा है वो तो जाएगा भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा अपना। लेकिन हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? एजुकेशन सिस्टम भी गरीबों के लिए स्कूल भी देगी, यहाँ पे दवा तो देगी ही। मतलब
और वृद्धावस्था पेंशन मैंने बता ही दिया, हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ सरकार, अर्थात अब सरकार का काम केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गया, अब सरकार जन जन तक यहाँ पे पहुंचेगी। तो सरकार के खिलाफ विद्रोह होगा? नहीं होगा। गरीबों का प्रोविडेंट फंड भी होगा, पेंशन भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा। तो अब मार्क्स की बात यहाँ मानी जाएगी? तो क्रांति नहीं होगी। मार्क्स अपनी पुस्तक लिखते समय ये समझ रहा था कि ये ब्रिटेन के लोग ये हैं बड़े होशियार, कुछ न कुछ करेंगे गड़बड़ी इधर उधर, और वही किए वही। समझ पा रहे हैं? रिफॉर्म इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, रिफॉर्म का मतलब ऐसा नहीं है सब काम तुम ही करोगे, हमें जिस सेक्टर में लगेगा इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, इसे जनता के हित में रखना चाहिए, हम रख देंगे, कर लेती है। ये समझ में आया? और यहाँ पे सोसाइटी इंपोर्टेंट, समाज क्या हो जाएगा? मतलब समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार लेगी, निभाना पड़ेगा। जैसे समाज का मतलब कैसा समाज? समाज को कई वर्गों में बांट सकते हैं, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष। महिलाओं के लिए अलग ट्रेन में डिब्बा, पुरुषों के लिए अलग। ये क्या है? सोसाइटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? महिला समाज को थोड़ी सी सुरक्षा ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महिलाएं हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो यहाँ रहे, जो महिला फ्लेक्सिबल है वो कहीं भी। समझ में आया? गरीब है बेचारा, अमीर ये कहीं भी जाके खा लेंगे, इनके लिए 5 रुपए वाली थाली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो वेलफेयर स्कीम लॉन्च की जाएगी वो इसी का, ये हर जगह, ये तो मैं प्रेजेंट की मतलब आपको कंडीशन बता रहा हूं, ये उस समय की भी बात है जिस समय इसका विरोध हुआ था और उसके विरोध में मॉडर्न लिबरलिज्म आया था। इन सारी चीजों को लाया गया। फोन से बात करनी है तो फोन किसके कब्जे में होगा? सरकार के कब्जे में। सबके पास फोन नहीं होगा, सरकार जिसको चाहेगी वो बात करे। लेटर आना है कौन लेके आएगा? सरकार लेके आएगी। लेटर गरीब का हो कि लेटर अमीर का हो? गरीब का है वही 25 पैसे का या 2 पैसे का यहाँ पे टिकट लगेगा, और ये अमीर हैं इनके पर भी एक ही होगा। सिर्फ फोन का कैसे बोलूं? फोन का अब बताइए, पहले तार भेजा जाता था, तार सुना है आपने? हाँ, वो भी कम्युनिकेशन का माध्यम। पहले कम्युनिकेशन के सभी साधनों पर किसका नियंत्रण था? सरकार का। ठीक है ना? इसीलिए नियंत्रण था क्योंकि ये यहाँ पे विरोध हुआ था। समझ में? तो यहाँ पे ये सब काम हुए। पहले शुरू में ये जो एसटीडी फोन रहता था, सब लोग खोल के रखते थे, ये किसके लिए था? क्या सभी के पास था? सभी बड़े घरों में भी क्या एसटीडी फोन था? नहीं था। समझाते थे गरीब भी जा रहा है और अमीर भी जा रहा है। सर उसमें तो पैसे लगते थे। हाँ, तो पैसे लग रहे हैं तो क्या बात है, लेकिन सुविधा एक ही सबके लिए है ना, इनके लिए तो नहीं है फोन लेके घर में बैठे हुए हैं। किराया तो सबका ज्यादा से। हाँ, गरीब देख तो रहा है मैं भी यहीं से फोन कर रहा हूं, ये साहब भी आ रहे हैं, ये भी यहीं से फोन कर रहे हैं, तो गर्व अनुभव होता है। ऐसा है कि नहीं? देखो भारत में, देखो मतलब गरीब उतना समझदार है नहीं, गरीब 2 दिन भूखा रहे ठीक है, लेकिन अमीर क्लास को सुबह की चाय ना मिले उसके लिए 2 दिन भूखा, अच्छा होगा ये काम हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? अभी भी है।
लेकिन होगा क्या, सरकारी इसमें देखो कल्याणकारी योजनाएं चलेंगी, बहुत सारा पैसा खर्च होगा, गरीबों के स्तर तक पहुंचेगा, तो यहाँ पे समझिएगा कि होगा क्या, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, सब लोग इंडस्ट्री लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। नारायण मूर्ति बेचारे इंडस्ट्री ही नहीं लगा पा रहे थे, वो बोल रहे थे 1990 के बाद कि मैं जो आइडिया सोच रहा था, मेरे को परमिशन मिलने में इतना देरी हो जा रही थी, तब तक वो आइडिया कोई दूसरा इंप्लीमेंट कर देता था। समझ में आया? तो यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और सरकारों के पास पैसा ही नहीं रहेगा। जैसे 1990 में हमारी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी क्यों है, सरकार के पास पैसा ही नहीं। 1990 के करीबी सोवियत संघ की जो इकोनॉमी थी कोलैप्स कर गई, क्योंकि वही समाजवादी अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी योजनाएं इस स्तर पर कि आप कुछ ना करें भोजन तो मिलेगा ही, भोजन देना मेरा काम, कुछ करें कि ना करें, कपड़ा देंगे। हाँ, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं थी, आपको ये नहीं है कि आपको इस कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद है तो ये 1990 से पहले क्या आप ये सोच सकते थे मेरे को इस कंपनी का टी शर्ट नहीं पसंद है दूसरी कंपनी का ब्रांड पहनेंगे, ये कार नहीं पसंद है दूसरी कार लेंगे? पूछेंगे तो गांव में एक आध कार होती थी, वो भी एम्बेसडर, और भी मिलती नहीं थी, लाइन लगती थी, भर के दे दिए हैं, कब आएगी कुछ पता नहीं। 1990 के समय में सबके पास मोबाइल था नहीं था, कल्याणकारी योजना। तो यहां पे हाइक जैसे विचारक हैं, हाइक ने कहा इस समस्या का समाधान हमारे पास है। यहां पे अब समस्या क्रिएट हुई कि नहीं? आप ये बताइए कि स्कूलों में आप पढ़ने जाते हैं या कॉलेज में, जिस भी सरकारी स्कूल सरकारी संस्थान में आप पढ़ते हैं, क्या वहां वो जितना वेतन लेते हैं उस स्तर से काम करते हैं? नहीं करते हैं। सरकारी बस वाले जो सरकारी बस चलाते हैं, क्या जिस स्तर से वेतन लेते हैं क्वालिटी दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। सब्सिडी किसको मिल पा रही है? सब्सिडी का लाभ बड़े किसान उठा रहे हैं कि छोटे किसान उठा रहे हैं? बड़े किसान। सब्सिडी चाहिए किसको? किसानों को चाहिए। किसान है कौन? किसानी कर कौन रहा है? जिसके पास जमीन नहीं है, मजदूर है, ये कर रहा है। ये मजदूर कमा के इनको भी खिला रहा है और खुद की खाने के लिए स्थिति नहीं है, तो सब्सिडी तो इसको चाहिए, लेकिन इसको मिल ही नहीं रहा। तो वेलफेयर स्कीम एक प्रकार से देखने में तो अच्छा लगता है, अब रिवर्स में जो आ रहा है उसको हम समझेंगे। यहां पे हम समझे हैं कि ठीक है, लेकिन वेलफेयर स्कीम देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा होता नहीं है। जैसे पहले क्या होता था, ये वेलफेयर का ही तो प्रभाव था। मान लो यहाँ लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, एक परिवार कोई भी पढ़ने में मेहनत करते थे? नहीं करते थे। लड़कियां भी पढ़ने में मेहनत करती थी? नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि मेरा जिम्मा मेरे बाबूजी लेके रखे हैं, ऐसा होता था। ध्यान से समझना है, वेलफेयर का ही प्रभाव है। यहां पे समझना है ध्यान से कि अगर जीवन में कंपटीशन हट जाए, जीवन में कंपटीशन हट जाए तो फिर जीवन किस काम का? प्रगति हो ही नहीं पाएगी। तो ये वेलफेयर स्कीम जिस स्तर पे लॉन्च की गई, सब हर देशों की इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी, क्योंकि कमा के देने वाला कोई नहीं और खाने वाले सब। समझ पा रहे हैं? घर में कोई एक व्यक्ति कमाए और सबको वेलफेयर करे, सबको कल्याणकारी योजना देने लगे,
घर चल पाएगा? देखने में तो अच्छा लगेगा, बेटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी चाहिए, ये बेटी ये लो कपड़ा, ये लो पैसा लो, बेटा है ये लो घूमो, तुम क्यों परेशान होगे, धूप में जलोगे? थोड़े दिन तक अच्छा लगेगा, चलेगा, 2 4 6 साल 10 साल बाद पिता क्या हो जाएगा? कंगाल। पहले गरीबी का क्या कारण था? एक कमाते थे और 10 बैठ के खाते थे। क्या था? वेलफेयर स्कीम। पिता कमाता था और माँ बैठ के अपना खाती थी और लड़ती भी थी, लड़ाई भी हो जाती थी। गांवों में सबसे ज्यादा विवाद किसकी वजह से होते थे? महिलाओं के पास कोई काम नहीं था, चबूतरे पर बैठ के इस घर की बुराई उस घर की बुराई, और धीरे धीरे वहां पे विवाद जन्म ही ले लेता था। क्योंकि काम नहीं है तो बात तो करेंगे। लड़कों के पास भी यही था, लड़कों के पास काम ही नहीं थी, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। इस दशक में लड़ाइयां भी इसलिए हो रही थी क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था, क्योंकि सरकार वेलफेयर स्कीम दे रही थी। बात समझ में आई? नहीं है? तो वेलफेयर स्कीम उस स्तर पे ठीक था, लेकिन उसके नेगेटिव प्रभाव जो है ध्यान से देखिएगा। हमें फ्री में दवा मिलेगी तो हम सरकारी अस्पताल में थोड़ी सी खरोच भी लग गई, कुछ नहीं काम है, चलो यार दवा लेके आते हैं, चले गए, हाँ ये दे दो, लाई रखनी, खाए है ही नहीं, क्यों? फ्री में मिली है। प्राइवेट में जाएंगे तो दवा लेने से पहले सोचेंगे सही सही में बीमार हूं कि नहीं हूं, भाई अच्छा देखिए मेरे बुखार है, लग तो नहीं रहा, चल छोड़ जाए। लेकिन सरकारी में जाएंगे तो बीमार हूं कि नहीं, डॉक्टर साहब बुखार है थोड़ा देखिए, और डॉक्टर साहब भी, क्योंकि वेलफेयर स्कीम, फ्री में वेतन, फ्री में दवा, अपना काम है देना, इतने पेशेंट आए, पेशेंट है कि नहीं है, लेकिन बस पेशेंट बन के आओ, अपना काम ले। समझ में आया? तो यहां वेलफेयर स्कीम से नुकसान बहुत हुआ, सरकारें डूबने लगी, हर देश की इकोनॉमी डूबने लगी, सोवियत संघ तो कोलैप्स हो गया। सरकार सबको बराबर बांट रही थी, कोई खा रहा है उसको भी, कोई नहीं खा रहा है उसको भी, कोई 10 घंटे काम कर रहा है उसको भी, कोई 20 घंटे काम कर रहा है उसको भी, कोई नहीं काम कर रहा उसको भी, सबको बराबर नजर से। इंदिरा गांधी ने यहीं पे बोला था कि अगर हमें गरीबी का समाजवाद लाना हो तो 1 मिनट में आ सकता है, सबको बराबर कर दिया जाए। लेकिन समाजवाद का मतलब क्या है? समाज का उत्थान होना ही समाजवाद है। कभी सबको बराबर किया जा सकता है? जिस दिन सबको बराबर कर देंगे उस दिन सबकी क्षमता समाप्त हो जाएगी। ऐसा है कि नहीं? कोई काम ही नहीं करेगा। आप क्यों पढ़ते हैं या मैं क्यों काम कर रहा हूं, आप क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि जीवन में आगे कंपटीशन है। सलमान क्यों बुढ़ा हो गया बेचारा, फिल्म बनाता रहता है? क्योंकि कंपटीशन है। क्योंकि कंपटीशन क्या देखता है? आपका काम देखता है, आपका रूप और रंग नहीं देखता, परिवार नहीं देखता। ठीक है, अब आता है नियो लिबरलिज्म। ये बातें समझ में आई कि नहीं? तो वेलफेयर स्कीम अच्छी होती है। अच्छा, सामान्य सी बात है, मान लीजिए ये जो स्कीमें आ रही हैं, चलिए इसको देखते हैं। हायक एक विचारक आता है और यही देता है। यहां दिक्कत आ गई। हायक ने कहा कि दरअसल कल्याणकारी जो राज्य है ये सरकार के कार्यों का विस्तार कर रहा है।
सरकार के कार्यों का जब विस्तार होगा तो व्यक्ति को काम करने का अवसर कम मिलेगा। व्यक्ति को काम करने का अवसर कम मिलेगा तो हम व्यक्ति की क्षमता का उपयोग कर नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए, और व्यक्ति की क्षमता का उपयोग नहीं करेंगे तो समाज में कंपटीशन नहीं आएगा। समझ में आया? तो कल्याणकारी राज्य को नकारने का काम कौन कर रहा है? हाइक। हाइक ये बोलता है, देखो हाइक ये सब यूरोप के स्तर पर है। यूरोप में जातवादी व्यवस्था है नहीं। हाइक बोलता है जो लोग गरीब हैं, जो लोग असक्षम हैं, दरअसल ये उनका दुर्भाग्य है, अर्थात ये उन्हीं की कमी है कि उन्होंने काम नहीं किया। देखो भारत में अलग व्यवस्था है, क्योंकि अगर सबको पढ़ने की आजादी है तो जो पढ़ेगा वही आगे जाएगा। सबको काम करने की आजादी है तो जो काम करेगा वही आगे जाएगा। अब ये अगर गरीब हैं तो क्यों गरीब हैं? क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने मेहनत नहीं की। बात समझ पा रहे हैं? तो फिर यहां पे क्या आएगा? ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल, ये तो सब में रहेगा ही। फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी आएगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैसी? और इसी समय भारत भी क्या होगा? ओपन होगा। देखिए ध्यान से, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आएगी तो सरकार को अधिक से अधिक टैक्स मिलेगा। देखो सब रिवर्स हो गया है। जैसी नकारात्मक जो प्रभाव आ रहे हैं उसी को सही करने के लिए फिर दूसरा थॉट आ रहा है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आएगी, मार्केट इकोनॉमी आएगी, सरकार को टैक्स मिलेगा, कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो फिर इकोनॉमी स्ट्रांग होने लगेगी। स्टेबल मिनिमम, स्टेट न्यूट्रल, यहां पे क्या होगा? स्टेट न्यूट्रल काम करेगा, मतलब राज्य हर चीज में हस्तक्षेप नहीं करेगा कि सरकार ही कार बनाए, सरकार ही मोबाइल बनाए, सरकार ही ट्रेन चलाए, सरकार ही बस चलाए, ये काम केवल सरकार नहीं करेगी। अर्थात सरकार न्यूट्रल होगी। यहाँ पे न्यूट्रल का मतलब बहुत बेसिक चीज होता है। न्यूट्रल को आप ध्यान से समझिए, जिसे आप बोलते हैं न्यूट्रल कैसे समझो कि ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। किसका दोहा है? कबीरदास का। कबीरदास ये सिद्धांत पहले दे के चले गए हैं। अब लोग ना समझ पाए तो कबीर की क्या गलती? सरकार को इस फॉर्म में होना चाहिए, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, लेकिन जब गलत हो तो बोलना भी है। क्योंकि जब हम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वल थिंग्स रखेंगे तभी कोई वहां पे घटना हो रही तभी तो हम बोल सकते हैं। समझ में आया? घरों में लोग जब लड़ाई होती है तो सही को सही और गलत को गलत जल्दी क्यों नहीं कह पाते? कहता है कोई? किसी न किसी पक्ष की तरफ झुकना पड़ता है। क्यों झुकना पड़ता है? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस हम सबसे नहीं रख पाते, लेकिन सरकार के लिए है, सरकार इक्वल डिस्टेंस रखे। कोई दिक्कत आ रही है अर्थात सरकार चीजों को रेगुलेट करे, रूल नियम को जो ना फॉलो करे उसके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन सरकार किसी को परेशान ना करे, सरकार कार्य करने से किसी को रोके ना, लाल फीताशाही ना हो। यहाँ पे लाल फीताशाही बढ़ गया था कि नहीं? कल्याणकारी योजना होगी तो लाल फीताशाही बढ़ेगा। अब मैं लाल फीताशाही को मैं इतने अच्छे तरीके से जानता हूं। मैं गया ऐसे ही क्या कहते हैं उसे, एक वजीफा मिलता था हम सबको, तो मैं इसको इनकम सर्टिफिकेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाना था, तो तहसील में गया। तो हमारे यहाँ पटवारी होते हैं, हर जगह होते हैं, तो इनको मैंने दिया। बोले पिता क्या करते हैं? हमने कहा मैं मजदूरी करते हैं। उसी में आएंगे।
बोलेंगे कहाँ रहते हैं, हमने कहा गांव में भी रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं। बोले इस समय है, मैंने कहा चाहोगे तो आ जाएंगे कल, क्या दिक्कत है। तो अपना लिए अब फिर ये पटवारी साहब ये गांव में घूमते नहीं है, ये चौराहे पे बैठे ऐसे ही अपना जो नजर आया किसी को देखे, फिर बोलिए नहीं आपके पिता तो सरकारी नौकरी करते हैं, मेरे को पता चला। हमने कहा भाई, हमने कहा नहीं गलत है, कहे नहीं मैंने लिख दिया तो लिख दिया, अब जो करना है तुम कर सकते हो। हमने कहा करना क्या है, मेरे को करना भी कुछ नहीं, मेरे को पहले भी पता था। ये है लाल फीता साहब, अगर इन्हीं को 1000 दे देते, 500 दे देते तो हमारे पिताजी सरकारी नौकरी से प्राइवेट नौकरी में आ जाते। कल्याणकारी योजना जो हकदार होते हैं उन्हें नहीं मिलती है, जो ताकतवर होते हैं, जो अप्रोच में होते हैं उनको मिलती है। ऐसा है, यहां पे यही विषमता आएगी। तो स्टेट को न्यूट्रल बनाया गया, अर्थात जो भी स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके, इंडस्ट्री लगा सके, यहां पे आए। फ्रीडम ऑफ चॉइस दी गई। फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब देखो, जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी तो फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी कि नहीं, डिमांड और सप्लाई का खेल होगा। फ्रीडम ऑफ चॉइस, आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं मार्केट में वही चीजें आएंगी। जैसे आप देखते होंगे सामान्यतः एक चेयर का एग्जांपल हो, विभिन्न प्रकार की चेयरें आती रहती हैं। कौन सी चेयर मतलब आपको अच्छी लगती है तो खरीदते रहते हैं, कौन सी कार अच्छी है मार्केट इकोनॉमी में आ रही कि नहीं। मोबाइल देखिए, मोबाइल तो डेली चेंज हो रहा है, 3G 4G 2G, उसमें भी सैमसंग का ये मॉडल ये मॉडल ये मॉडल। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस। लेकिन अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे एक समस्या और पैदा हो गई, यही की समस्या आ गई। फ्रीडम ऑफ चॉइस ने क्या कर दिया, फ्रीडम ऑफ चॉइस ने व्यक्ति के जीवन को एकाकी बना दिया और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर दिया। यहां पर समझिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस। यूरोप में आप जाइए, 80 साल के हैं मैडम, 70 साल की हैं, या इनको 90 का ही मान लो, फ्रीडम ऑफ चॉइस, तलाक, दूसरी शादी कर रहे हैं। ये आदमी है कि डीओजी है? फ्रीडम ऑफ चॉइस। ट्रंप साहब को देख लीजिए, 3 चेंज किए, फ्रीडम ऑफ चॉइस। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जीवन एकाकी हो जाएगा। घूमने जाएंगे, अकेले आ रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया, कांटेक्ट हुआ, फ्रीडम ऑफ चॉइस। 5 महीने के लिए शादी है, 5 दिन के लिए शादी, 5 दिन के लिए शादी किए हैं, यहाँ घूमे, अब कांटेक्ट अपना साइन किए, कांटेक्ट हट गया, अब यहाँ गए, जो और है अब इसके साथ फ्रीडम ऑफ चॉइस। ऐसा फ्रीडम ऑफ चॉइस मानव समाज को बनाता है या बिगाड़ता है? महिला महिला से शादी करे, पुरुष पुरुष से शादी करे, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। लेकिन इस फ्रीडम ऑफ चॉइस से समाज चल पाएगा या समाज बिगड़ जाएगा? बिगड़ेगा। आप बोलिए, चल पाएगा या बिगड़ जाएगा? चलेगा। तो ये है फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस देखिए, माँ बाप है, माँ बाप के प्रति बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। तो ऐसी आज देखिए ट्रेंड क्या है इस फ्रीडम ऑफ चॉइस का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये जो आई है इसके दुष्परिणाम देखिए। कुछ समय पहले तक आप बताते थे कि मेरा गांव यहाँ पे है, माता पिता यहाँ है, भाई यहाँ है, तो एक ही जगह लगभग होता था। लेकिन आज क्या है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मेरी पत्नी मान लीजिए अमेरिका में है, मेरे बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, मेरी बेटी मिशिगन में है। इस काम का जीवन एकाकी होगा कि नहीं होगा?
समझ में आया? पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो 70 साल के नेता, 80 साल के नेता ये शादी करेंगे पत्नी के मरने पर कि नहीं? फ्रीडम ऑफ चॉइस। बेटा बोलेगा पापा शादी कर लो, फ्रीडम ऑफ चॉइस। मनोज तिवारी अभी शादी किए हैं, एक तलाक हुआ, दूसरी शादी फिर की, उससे शायद एक लड़की हुई। अच्छी बात है, मेरा बात ये नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बड़े अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो ऐसे फ्रीडम ऑफ चॉइस से समाज चलता है कि समाज बिगड़ जाता है? 4 बच्चों की माँ है या 4 बच्चों के पिता हैं, इनको छोड़ दिए, यहां पे चले गए, क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस से क्या हुआ? एक हद से ज्यादा गुजरने के बाद समाज बिगड़ने लगा है। समझ पा रहे हैं? तब अब इसका क्या आएगा? फिर वही आएगा। अच्छा यहां पे देखिएगा एक चीज और हुआ, यहां पे वृद्ध लोगों की उपेक्षा हो गई, गरीबों की स्थिति फिर यहां पे खराब हुई है। ध्यान रखिएगा, गरीबों की स्थिति खराब हुई नहीं, वेलफेयर से जब इधर आएंगे गरीब फिर क्या होता जा रहा है? गरीब होता जा रहा है। जिनके पास पैसा है वो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं वो सरकारी में पढ़ रहे हैं, सरकारी में सही पढ़ाई नहीं हो रही, सही टीचर मिल नहीं रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो अपना बिजनेस खोल सकता है, बिजनेस लगा सकता है, जिसके पास नहीं है चाहे जितनी क्वालिटी हो धरी की धरी रह जाती है। जिसके पास पैसा है चुनाव लड़ सकता है, जिसके पास नहीं है नहीं लड़ सकता। समझ पाए? अब क्या आएगा फिर? सर इस नियो वाले में जो टेबल मिनिमल था वो क्या था? कैसे? इस जो आपने अभी नियो लिबरलाइजेशन में पढ़ा है, टेबल मिनिमल था। इस टेबल था क्या था? क्या लिखा था? टेबल मिनिमल लिखा था। इस टेबल मिनिमल, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम, ये समझ रहे हैं? जैसे मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, कम सरकार के द्वारा अधिकतम शासन। जैसे 9 उदारवादियों में है क्या? जैसे हमारे यहाँ सामंतवादी व्यवस्था में क्या है? बच्चा थोड़ा भी मतलब गलती किया बताएंगे नहीं, इधर आ गया, फिर उसके गाल पे 2 लगा दिए, खींच खींच के रोने लगा, फिर बताते हैं ये गलती किया कि नहीं किया, ये। लेकिन दूसरा सिस्टम क्या है? बच्चा वहीं पर है, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं अच्छे बच्चे, समझ लिया? ये क्या है? कम ताकत के प्रयोग के द्वारा अधिकतम कार्य को करना, अधिकतम सुधार करना। भारत में क्या है? कुछ लोग अपनी पत्नियों को या जिससे शादी हुई उसको समझाते नहीं है, पहले पिटाई कर देते हैं, फिर बाद में बताते हैं ये गलती है। या लड़की ही है, पहले वो अपना ताकतवर है तो वो भी अपना धुलाई कर ही देती है, धुलाई कर दी फिर बोलती है ये गलती है, जो भी हुआ। वैसे लड़कियां अपने पतियों पर वैसे हाथ चलाती नहीं है, भारत में ऐसी व्यवस्था है, ऐसा है कि नहीं? उसे भी मान लेते हैं ये सही लड़की नहीं है। अब पति जब हाथ चला देता है बोलते हैं ये दबंग, इसे कहते हैं ये मर्द। मतलब ये सिस्टम है, पता नहीं क्यों, ठीक है ना? लड़कियां किसी को गाली दे दें, बोलेंगे ये अच्छे संस्कार की हैं, लड़के दे दें हाँ ये भाई लड़का है क्या करो, ऐसा चलता है। तो वो अलग है। आइए यहाँ पे देखिए यहाँ पे परिवार टूटता है, कम्युनिटेरिज्म समुदायवाद आता है, वेलफेयर स्टेट आएगा फिर, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होगी। गुड वैल्यू को प्रमोट किया जाएगा, अच्छे वैल्यू को प्रमोट किया जाएगा। मतलब आप बच्चे हैं तो आप अपनी माता पिता की देख रेख करिए, देख रेख करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी से आपको वंचित कर दिया जाएगा। सरकारें ऐसा कानून ला रहे हैं कि नहीं ला रही?
ला रहे हैं। आप कमा रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उसका 1% माँ बाप के पास चला जाएगा, सरकार दे सकती है। आप सरकारी नौकरी करते हैं और पत्नी के प्रति रिस्पॉन्सिबल अगर आप नहीं है अपने बच्चों के प्रति, तो उस वेतन से काट के बच्चों को भी चला जाएगा। ऐसा सिस्टम है अगर अदालत में पत्नी चली जाए, है कि नहीं? तो अच्छी वैल्यू को प्रमोट करना है, इसीलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। क्या बनता है? बनवाया है कभी? जरूरत नहीं पड़ी। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसीलिए गुड वैल्यू को प्रमोट करना है। HIV टेस्ट कराना है, शादी करते समय HIV टेस्ट लड़का कराए और HIV टेस्ट लड़की कराए। ये अच्छा वैल्यू है कि नहीं है? अच्छा वैल्यू। तो आप सब इसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, कोई जल्दी ऐसे बोल दे HIV टेस्ट कराना है, वो भी लेके आ रहा है, आपको भी अगर कह दे तो क्या चल सकता है? कि बोलोगे नहीं नहीं छोड़ो, कैंसिल करो, क्योंकि ये वैल्यू तो अच्छा है लेकिन समाज में क्या है? समाज इसको मान्यता नहीं दे रहा है, या दोनों लोग अनसिक्योर होते हैं, बोलते भाई कौन है HIV इन्फेक्टेड लोग, कुछ पता है नहीं, छोड़ो यार इसको। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे हो रहा था, तो लेकिन ये सब चीजें हैं, ये सब होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे आने वाली जो बीमारियां हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन फिर भी यहां देखिएगा, वेलफेयर स्टेट है। सरकारें आपके कल्याण के लिए नई नई योजनाएं लाती हैं कि नहीं? आज भी ला रही हैं, ठीक है ना। बिजनेसमैन क्लास है, कोरोना के स्तर पे अमेरिका और ब्रिटेन में देखिएगा वेलफेयर स्कीम किस स्तर तक आ रही है। बिजनेसमैन के लिए भी आ रही है और सामान्य व्यक्ति के लिए भी आ रही है। कोई जो नौकरी करता है उसको भी क्या मिलता है? वेतन दिया जाता है, जिसे कॉम्पनसेशन कहते हैं। भारत में मिल पा रहा है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन वहां पे मिल रहा है। तो यहाँ पे कभी क्रांति होगी? मार्क्सवाद का प्रभाव होगा? नहीं होता है। उसे काउंटर करने के लिए ये विचारक आ गए। कम्युनिटेरियन समुदाय को बढ़ाया जाएगा, पारिवारिक सिस्टम को बढ़ाया जाएगा। इसीलिए यूरोप के लोग जब भारत में घूमने आते हैं तो देखकर बहुत दंग रह जाते हैं। जैसे मैकडोनाल्ड, उसका क्या नाम है, जो पिज्जा बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? वही बनाते हैं। वो यूरोप में जब बनाते थे तो वहां लोग खड़े होकर खाते थे। यहाँ पर भी ऐसा बनाए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ तो भाई पूरा परिवार का परिवार आ रहा है, साथ में दादा दादी, पोता पोती, बच्चे, बुआ, जो भी जितना रिश्ता, पता चला 10-10 लोग आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे बैठने का सिस्टम कर दिए हैं। अमेरिका और यूरोप में ऐसा सिस्टम नहीं। केवल भारत में सर ये वेजिटेरियन बर्गर चलाया इन्होंने। हाँ, भारत में कौन सा बर्गर है वेजिटेरियन? फ्लेक्सिबल, ध्यान से देखना है। फ्लेक्सिबिलिटी इनमें है कि नहीं है? समय के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं? गुड वैल्यू को प्रमोट कर रहे हैं नहीं? अमेरिका में भी गुड वैल्यू प्रमोट हो रहा है कि नहीं? किया जाता है। जैसे वहां पर भी अगर आप देखेंगे, जो भी लीडर्स हैं, जो लोग आ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, वो भी एक बेहतर वैल्यू को रखने वाले लोग अब आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं? सुना आपने कभी ओबामा और मिशेल का तलाक होने के कगार पे है? नहीं सुना। इसका मतलब अब लोग वहां भी कम्युनिटी का महत्व समझ रहे हैं, परिवार का महत्व समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अकेलापन था, इसीलिए समस्याएं आ रही थी। ठीक है ना? समझ पाए? और क्या है? एवरी चॉइस इज नॉट करेक्ट। प्रत्येक चॉइस करेक्ट नहीं होती। हम अभी सभी चॉइस को करेक्ट मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? मान रहे हैं। अब यहीं पे भारत के नेता लोग कहते हैं कि बहन अब फटा जींस मत पहनो। अब लड़कियां कहती हैं क्यों ना पहने। देखो, ये मेरी बात नहीं है, बस मैं उनकी बात, मेरा कोई विचार अपना नहीं है, ध्यान रखिएगा, मेरा अपना कोई भी विचार नहीं है। मैं उन्हीं लोगों की बातों को समझाने के लिए उसी तरफ से बोल रहा हूं। नेता लोग जो बोल रहे हैं कि बहन फटा जींस मत पहनो, वो भी सही कह रहे हैं सर। या लड़कियां हैं, मैं तो एक जगह रहता था इलाहाबाद में, या इलाहाबाद में तो कम, जब दिल्ली में आया मैं स्टेशन पर,
तो मैं देखा लड़कियां इतना छोटा पैंट पहने और ऊपर इतना छोटा, जो क्या कहते हैं स्कर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे को पता भी नहीं, टॉप बोलते हैं, और ये पहने घूम रही है। अब मैं स्टेशन से उतरा, मैं था, मेरे साथ एक और थे, कुछ देर तो हम सब ऐसे खड़े रह गए। फिर बगल वाला क्या देख रहे हो, हमने कहा कुछ नहीं यार। हमने कहा भाई यहाँ से घर तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो गाड़ी में हम गाड़ी वाले को कम देखते, इधर उधर ज्यादा देखते थे। मेरे कहने का गांव में अगर कोई एक फटा जींस पहन के, अब तो थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं, आपको मानना नहीं मैं ऐसा हूं, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। गांव में अगर ऐसा हो जाए, कोई लड़की इस ड्रेस में आ जाए तो सारे बच्चे सब छोड़ के काम, कहाँ गई, अच्छा आए हैं दिल्ली से आए हैं, अच्छा ठीक है। ऐसे 50 बहाने बात करने के लिए। कोई शादी प्रोग्राम में आया है तो खुद चाहे चाय ना पिए, अपनी चाय बताए, मैडम चाय पीना है, पूरे लेके घूम रहे हैं। मतलब ये स्थिति है। कहने का मतलब प्रत्येक चॉइस, एवरी चॉइस इज नॉट करेक्ट। ये बताए बाल है, बाल काले हैं लेकिन लाल, हरा, बैगनी, बसंती, पीला कर लेना है। अभी सबने हाथ में बाल दिया लेकिन फिर भी ब्यूटी पार्लर वाले निकालिए एक एक बाल। अरे भाई ईश्वर ने दिया हुआ वो रहेगा, या तो एक्टर बनना हो, एक्ट्रेस बनना हो तब ठीक है, लेकिन पूरा जुटा दिखे अच्छा, पूरा क्रीम लगा के, ठीक है। तो चॉइस का मतलब क्या है, सभी चॉइस सही नहीं हो सकती है। अब चॉइस तो ये भी है, हमारा मन है कपड़ा पहने, हमारा मन है कपड़ा ना पहने। ऐसे इमेजिन करिए कोई कपड़ा ना पहने, हमारी चॉइस है, और चश्मा लगा के घूम रहा है, सब समाज में ऐसी एक आ जाए तो कैसा लगेगा। कहने का मतलब प्रत्येक चॉइस सही नहीं होती है। यहां पे ये बताया गया कि अगर समाज को आगे लेकर चलना है तो प्रत्येक चॉइस सही नहीं होती है, आपको समझना पड़ेगा। बच्चा 10 साल का हो गया, लड़की 18 साल की हो गई, पत्नी है, तलाक दे, ठीक है भाई तलाक दे, दूसरी आ जाएगी, ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा। अब तुम दूसरे के पिता बन गए, ये दूसरे से शादी कर ली, जाओ तुम। अरे फिर डीओजी और इंसान में अंतर क्या रहा, है कोई अंतर? भाई डीओजी भी तो यही करते हैं और इंसान भी यही करने लगा, तो फिर क्या, और सब ऐसे ही करने लगे तो दुनिया की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। समझ पा रहे हैं? प्रमोट टू गुड वैल्यू, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, देश को चलाने के लिए। आप सब देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए भारत में अभी हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग हैं, काम कर रहे हैं, दोनों लोगों की पोस्टिंग कभी एक ही थाने में नहीं होती। क्यों नहीं होती? प्रमोट टू गुड वैल्यू, अच्छे मूल्यों को प्रमोट करने के लिए नहीं, पता चला ये बात ही कर रहे हैं। शादी करिए लेकिन किसी को धोखा देके मत करिए, इसीलिए बताना पड़ेगा प्रमोट टू गुड वैल्यू। इंटर रिलीजियस भी करिए, इंटर कास्ट भी करिए, लेकिन बता के करिए, नहीं धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो जाता है। प्रमोट टू गुड वैल्यू। अपनी शादी करने के लिए अपने माँ बाप को नहीं मारना है, नहीं तो सजा होगी। प्रमोट टू गुड वैल्यू। समझ में आया? और समझिएगा भारत में क्या है, एक तो नेचुरल सेक्स होता है और अननेचुरल सेक्स होता है।
अननेचुरल सेक्स पे सजा का प्रावधान है, क्रिमिनल ऑफेंस भी है। प्रमोट टू गुड वैल्यू, अभी नहीं हुआ जो मनाया, क्या है? और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो भाई अब अगर ये चीजें फॉलो नहीं होंगी तो फिर जानवर और इंसान कोई अंतर ही नहीं है। वल्गैरिटी, रास्ते में चल रहे हैं, घर में हैं, एक टाइम, एक लिमिट होनी चाहिए कहीं पे रहने की, कोई एक्टिविटी करने की। प्रमोट टू गुड, समझ पा रहे हैं? टीचरों के लिए जो ड्रेस लगाया गया है, प्रमोट टू गुड वैल्यू। नहीं जीन्स और स्कर्ट में चले जाएं, अब गुरु जी हैं अपना चड्ढा में चले जाएं, चड्ढा पहन के, हाफ चड्ढा हाफ बनियान, नहीं चड्ढा पहने ऐसे ही चला जाए, माइक लगा के पढ़ा रहे हैं। प्रमोट टू गुड वैल्यू। कहने का मतलब कि यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो प्रॉब्लम क्रिएट आए उसी प्रॉब्लम को सही करने के लिए ये सारे सिस्टम यहां पे ले आए गए। ठीक है? आप कहां सोच में पड़ गए? आपको मानना नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, आप ये मत मानिएगा। ठीक है ना? देखो, पढ़ाते समय पढ़ाने वाले को भी सर्व नहीं करना चाहिए और पढ़ने वाले को भी सर्व नहीं करना है, क्योंकि आपको समझना है चीजों को। ठीक है ना? तो ये चीजें, तो ये सारी चीजें समझ पाए। भारत में क्या था? भारत में एक सिस्टम और था। जब ये यहाँ पे आया तो आप देखेंगे, लेकिन वो समाजवाद में आप सब समझिएगा। चलिए, तो इतना आप समझ पाए। आपने कुल मिला के एक चीज इसमें देखा कि उदारवाद ने समय के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया। प्रॉब्लम आ रही है तो चेंज कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम आ रही है तो चेंज कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम आ रही तो, जैसे आप एक चीज और देखिए भारत में, वो चाहे पुरुष के स्तर पर या चाहे महिला के स्तर पर। महिलाओं पर एग्जाम्पल थोड़े से ज्यादा सेट होते हैं। पहले शुरू में फैशन आया तो महिलाओं ने क्या पहनना शुरू किया? जीन्स और टाइट जीन्स, ऐसा आया कि नहीं? अब धीरे धीरे क्या पहनते हैं? अब पूरा इधर से ऐसे लटका रहता है, मतलब लूज ड्रेस। अब लहंगे का कल्चर फिर बढ़ रहा है। कभी किसी महिला को आपने देखा जीन्स और टी शर्ट में दुल्हन बनी हो? नहीं। और क्या हो रहा है? मैरिज था, शुरू में हम क्या बढ़े, जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ आए थे तो ये जो बफर सिस्टम है और ये जो क्या था, तो कौन सा सिस्टम है, या जयमाल सिस्टम, ये जो बोलते हैं, जो एक टेंट के हिसाब से चल रहा है, ये जो सिस्टम है, इससे हट के अब हम किस पे आ रहे हैं? एक छोटे स्तर पे आ रहे हैं जहां पे खर्चा भी कम हो और वैल्यू सही से रहे। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी? लोग अपना इधर मुर्गा वाली लाइन अलग है, शराब वाली लाइन अलग है, ये वाली लाइन अलग है, वो वाली लाइन अलग है, आर्केस्ट्रा अलग हो रहा है। एक ग्रुप तो केवल आर्केस्ट्रा देखने के लिए जाता था। आर्केस्ट्रा मतलब जैसे आपके यहाँ रागनी है, ऐसे हमारे यहाँ आर्केस्ट्रा। आर्केस्ट्रा में एक वल्गर डांस यू कैन से, ठीक है ना? वहां पर फरमाइश होती थी ऐसा करना है तो वही शुरू हो